वेलकम स्टूडेंट्स इन द न्यू लेक्चर ऑफ जो रिवीजन हम लोग कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट में, तो उसमें कुछ डेंसिटी की चर्चा थी। तो हम लोगों ने डेंसिटी की चर्चा की कि मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अगर मास कांस्टेंट है, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ता जाए तो डेंसिटी घटता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है मास कांस्टेंट रहता है तो डेंसिटी घट जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर एक रिलेटिव डेंसिटी टर्म दिखा कि किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं कि वाटर से कितना गुना वो ज़्यादा डेंसर है या वाटर से कितना गुना वो ज़्यादा रेयर है, तो इस तरह से वो डेंसिटी जो है रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। और रिलेटिव डेंसिटी के बाद हम लोग फिर फ्लोटेशन पे भी देखे, फ्लोटेशन की कब कोई बॉडी, तो हम देखें कि आखिर फ्लोट करेगा कोई बॉडी क्यों। तो हर एक बॉडी के में नीचे अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है mg फोर्स से। तो अर्थ अट्रैक्ट करता है mg फोर्स से। तो जब अर्थ अट्रैक्ट करता है mg फोर्स से तो mg फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ अट्रैक्ट करता है mg फोर्स से, और कुछ ऊपर फोर्स लगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग गया, तो हम कहेंगे कि बैलेंस हो गया, फ्लोट करेगा। तो वो ऊपर जो फोर्स लगता था लिक्विड के अंदर वो बायंसी था, और बायंसी हर एक कहीं भी जो अगर लिक्विड है तो वहां बायंसी प्रेजेंट होता है। अगर हम एयर को भी एक लिक्विड माने तो यहां भी एक बायंसी फोर्स प्रेजेंट होगा ऊपर की ओर, जिसमें कि आप देखते हैं कि जब बैलून, हाइड्रोजन बैलून को आप छोड़ते हैं तो हाइड्रोजन बैलून ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि उसमें ऊपर की ओर एक बायंसी फोर्स काम करता है, ऊपर की ओर एक बायंसी फोर्स काम करता है। तो ऊपर की ओर बायंसी फोर्स काम करता है। तो यही हम लोग देखें कि किसी भी लिक्विड के अंदर नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर का प्रेशर कम होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर एक बायंसी फोर्स लगता है, जिसको एक अप थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो एरिया के नॉर्मल लगता है हमेशा, तो अप थ्रस्ट लगता है, उसी का यहाँ पे नाम है बायंसी। और बायंसी फोर्स होता कितना है, तो उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे वो दिए थे कि जो बायंसी फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी के द्वारा हटाया गया लिक्विड, किसी भी बॉडी के द्वारा हटाया गया लिक्विड के मास के बराबर, वेट के बराबर होता है। तो ये जितना ज्यादा बॉडी जो है लिक्विड को हटाएगा उस पर बायंसी उतना ही ज्यादा लगेगा। इसीलिए आप देखते हैं हम लोग कि जब हम एक लोहा का कोई आयरन का छोटा सा आइटम, मान लीजिए कि कोई एक नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट जो होता है वह, या चाहे एक कील जो हम बोलते हैं, है ना, लोहा का कील होता है, इसको पानी में डूब जाता है, सिंक कर जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज होता है या कटोरा वगैरह हम लोग घर में देखते हैं लोहा का, वो पानी में तैरता है। तो क्यों तैरता है? तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। देखिए, तो ये पानी जो हटाता है, इतना पानी हटाया है, तो ये जो पानी हटाया है उसका जो वेट है वाटर डिस्प्लेस्ड का, जो बायंसी के बराबर है, वो इसके वेट के बराबर हो जाता है। वेट ऑफ बोट या बहुत बड़ा सबमरीन है, इसके वेट के mg के बराबर हो जाता है, तो वो तैरता है। और बहुत ही कम पानी, मतलब उसका बहुत कम पोर्शन अंदर होता है पानी के अंदर, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लोहा का ही बॉडी है, आयरन की डेंसिटी जो है, तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि जिसकी भी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा वही पानी पर फ्लोट करेगा। तो अब आप कह रहे हैं कि ये लोहा भी फ्लोट कर रहा है। तो देखिए, वो तो एक हम लिए थे कि कोई बॉडी के लिए जिसमें कि पूरा बॉडी ही की बात हो रही है, वो ऐसा लिए थे, है ना। लेकिन यहां देखिए, अगर आप एक तरह से सोचिए, एवरेज डेंसिटी सोचिए, तो ये पूरा बोट का पार्ट मान लीजिए, तो इसमें तो हवा ही भरा हुआ रहता है ना, एयर। तो एक तरह से इसकी एवरेज डेंसिटी घट जाती है। तो एवरेज डेंसिटी घट जाती है तो ओवरऑल उसका डेंसिटी वाटर से कम जाता है, ऐसे सोचिए। लेकिन ये इसका मतलब यहां पर हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम सीधे सीधी बायंसी की बात करेंगे कि इसमें जो बायंसी लग रहा है वो मास ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर लग रहा है, और वो जो हटाया गया लिक्विड है उसका वेट जो है इसके वेट के बराबर हो जा रहा है। इस जो ये जो है इसके वेट के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से जो है
ये पानी में तैरता है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़े और भी पढ़े कि डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी और कैसे कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखे कि मास ऑफ किसी भी मास ऑफ लिक्विड बटा मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो सब भी फॉर्मूला देखे, है ना। तो एक चीज और कि हम लोग बायंसी के द्वारा भी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। बायंसी के द्वारा भी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कि बायंसी के द्वारा रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ relative density of water, relative density of a body with the help of water, with the help of water। कैसे? तो देखिए अगर हम कोई बॉडी है, अगर हम कहें कि इसको पानी में हम डुबाएं, कोई बॉडी है, इसको ये बॉडी का मास है, इसको हम वैक्यूम में, मतलब एयर में ही लिया जाता है, लेकिन एयर को वैक्यूम हम कंसीडर करते हैं। हालांकि एयर में भी कुछ फोर्स इस पे लगेगा, लेकिन उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो एयर और वैक्यूम की बात बराबर है। तो यहां हम इसका अगर वेट मेजर कर रहे हैं तो ये वेट mg आएगा, इसका जो रीडिंग आएगा वो mg आएगा, यहां पर वेट आएगा जो mg आएगा। लेकिन अब जो इसको हम पानी में लेके चले गए, तो इसको हम पानी में लेके चले गए तो अर्थ तो नीचे अट्रैक्ट कर रहा है इसको, लेकिन अब इस पे बायंसी भी लग रहा है। तो बायंसी लग रहा है, तो इसका जो बायंसी लग रहा है, तो अब इसमें जो रीडिंग होगा तो रीडिंग कुछ और ना होगा, यानी कुछ m' रीडिंग आएगा, जो कि इसमें से बायंसी घट जाएगा। मतलब इसका जो रीडिंग आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, अभी इसको कोई बच्चा नीचे खींचे हुए है 50 न्यूटन के फोर्स, और तो इसमें 5 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन हो गया, 5 सेंटीमीटर ही बढ़ गया। अब कोई बच्चा इसको धक्का देने लगे 25 न्यूटन से, तो धक्का देने लगे तो इधर 25 न्यूटन, इधर 50 न्यूटन, तो रिजल्टेंट 25 न्यूटन इधर बचेगा, तो इलॉन्गेशन भी घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो वही चीज है कि पहले mg सिर्फ लग रहा था तो इलॉन्गेशन कुछ था, अब mg से तो लगा नीचे, लेकिन अब कुछ एक फोर्स ऊपर बायंसी भी लगने लगा, तो अब तो कुछ गड़बड़ हो गया ना इसका रीडिंग में, इसका रीडिंग कुछ घट जाएगा। तो रीडिंग कितना घटेगा? तो m' अब mg माइनस b। तो ये b हम कहते हैं किसको? अगर हम b निकालना चाहें तो ये होगा क्या? यानी पहले का जो वेट था, जो अब का वेट रीडिंग आ रहा है, लॉस इन वेट, लॉस इन, और भी एपरेंट लॉस, एक्चुअल लॉस थोड़ी होता है जो हमको आभास हो रहा है। यानी हम पढ़े थे ना बायंसी बराबर एपरेंट लॉस इन वेट होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिए, बायंसी बटा कीजिए वेट, बॉडी का वेट, तो बायंसी क्या पढ़े थे? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उल्टा कीजिए, उल्टा mg बाई b। तो मास ऑफ बॉडी को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g। अब बायंसी को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी वाटर g से g कैंसिल। अभी देखिए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड होता है वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर यहां होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से डुबा दिए। क्या किया है? पूरी, मतलब यहां कंप्लीट सबमर्ज है, कंप्लीटली इनसाइड, मतलब पूरी तरह से बॉडी को हम अंदर ले गए, पूरी तरह से इस बॉडी को अंदर ले गए, इस बॉडी को पूरी तरह से अंदर ले गए। तब डिस्प्लेस्ड ये दोनों बराबर हो, तो ये दोनों भी कट गया, तो देखिए तो क्या आ गया? mg डेंसिटी ऑफ बॉडी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया, यानी इसी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। यानी रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वैक्यूम, तो ये एक्चुअल वेट हो गया, ये एक्चुअल वेट हो गया, और लॉस इन वेट,
लॉस इन वेट व्हेन कंप्लीटली, ईज होना जरूरी है, कंप्लीटली अंदर लेगा, लॉस इन वेट व्हेन कंप्लीटली डिप्ड इनसाइड वाटर। यहां वाटर होना चाहिए, कोई लिक्विड नहीं, वाटर। क्यों? क्योंकि हमको रिलेटिव डेंसिटी पता करना। क्या करना? रिलेटिव डेंसिटी में नीचे वाटर होना चाहिए। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर W मान लीजिए, लॉस इन वेट कितना होगा? तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, यानी ऐसे लिख सकते हैं एयर, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, वेट ऑफ बॉडी बटा बायंसी, और ये लास्ट में आ जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंट से अगर हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस हो, क्या हो? स्प्रिंग बैलेंस हो, तो स्प्रिंग बैलेंस को हम पहले क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग बैलेंस और बॉडी हो, तो आराम से हम इसके मदद से किसी भी बॉडी का, किसी भी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि एक बार उस स्प्रिंग बैलेंस को एयर में ऐसे लटका देंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, तो उसका एक्चुअल वेट होगा। उसके बाद उस पूरे अपरेटस को पानी में डाल देंगे और डाल देंगे कि बॉडी पूरी तरह से पानी में जाना चाहिए, बॉडी जो है पूरी तरह से पानी में जाना चाहिए। तो जो लॉस इन वेट ऑब्जर्व होगा, तो लॉस इन वेट कैसे ऑब्जर्व होगा? मान लीजिए यहां पर एक्चुअल वेट आएगा 2 kg, तो यानी यहां वेट है 2 kg इंटू जी, यानी 20 न्यूटन। अब यहां पर मेजरमेंट आ गया 1 kg, यानी 1 इंटू जी, यानी यहां जो मेजर्ड वेट आया इनसाइड वाटर, यानी 10 न्यूटन आया, 1 इंटू जी यानी 10 न्यूटन। तो लॉस इन वेट कितना होगा? 20 माइनस 10, 10 हो गया लॉस इन वेट। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया किसी सॉलिड का, किसी लिक्विड का भी निकाल सकते हैं। तो किसी लिक्विड का लेकिन निकालने में हम लोगों को इस बॉडी को एक बार वाटर में डालना होगा, एक बार लिक्विड में डालना होगा, लेकिन ये बॉडी है वो चाहिए, कोई भी बॉडी चाहिए। अब उसका वॉल्यूम हमको कोई जरूरी नहीं कि पता होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं पता होना चाहिए, बस एक बॉडी चाहिए और एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। कैसे? देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, मान लीजिए ऑयल का पता करना है, मिल्क का पता करना है, किसी भी चीज का पता करना है। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, तो यहां भी हमको एक बॉडी का मदद लेना होगा और एक स्प्रिंग बैलेंस हमको चाहिए। ये बॉडी का एक स्प्रिंग बैलेंस है। अब इसमें कोई बॉडी लटका दी है एयर में, पहले एयर या वैक्यूम में। वैक्यूम में करेंगे तो मतलब हमारा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, एयर में कुछ ना कुछ उसमें एरर हो जाएगा, तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एयर अप्रॉक्स सेम ही आता है। तो हम लोग के पास तो एयर या वैक्यूम तो हमारे पास है नहीं, तो हम तो एयर में ही कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका वेट ले लेंगे, ये mg इसका वेट आ जाएगा, ये वेट आएगा W, वेट ऑफ बॉडी mg आ गया। अब हमारे पास एक कोई लिक्विड है जिसका रिलेटिव डेंसिटी हमको पता करना है, और दूसरा वाटर है। वाटर तो फिक्स है, वाटर तो रहना। एक बार इस बॉडी को हम इस लिक्विड में डाल देंगे पूरी तरह से, याद रहे पूरा डालना है हमको यहां पर। तो पूरा डालना तो कुछ वेट में लॉस होगा, कुछ बायंसी लगेगा, कुछ नीचे इसका वेट था mg, तो वेट में लॉस हो जाए, तो लॉस इन वेट मेजर करेंगे हम लोग, यही बायंसी होगा ना। लॉस इन वेट क्या होता है? बायंसी होता है। तो ये वेट मेजर हो जाएगा, लॉस इन वेट कुछ आएगा, मतलब यहां पर जो वेट मेजरमेंट आएगा, तो पहले बॉडी का वेट था इतना, लॉस इन यहां आएगा वेट ऑफ इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड, यही बायंसी हुआ। लिक्विड के अंदर जितना बायंसी होगा उतना ही लॉस इन वेट होता है। ये ध्यान रखिए आप कि लॉस इन वेट ही बायंसी है। क्या कहते हैं कि जब किसी बॉडी को
किसी लिक्विड में हम डुबाते हैं तो उसके वेट में कमी आती है। तो वेट में कमी क्यों होती है? अपरेंट डिक्रीजमेंट इन देयर वेट क्यों होता है? तो हम आपको एग्जांपल समझाए थे कि आप बेंच है, एक 50 किलो का बेंच है, इसको आपको अकेले उठाना यानी 500 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 50 जी लग रहा है। तो आप 50 इंटू जी यानी 10 यानी 500 न्यूटन का आपको लगाना होगा। लेकिन अब दो स्टूडेंट आप आ गए, अभी अकेले लगा रहे थे, अब दो लगा गए, तो इसको भी 250 न्यूटन, इसको भी 250 न्यूटन, यानी आपके लिए तो बेंच हल्का हो गया ना। अब आपके लिए तो बेंच हल्का हुआ। कितना हल्का हुआ? जितना वो दोस्त लगाया, जितना वो दोस्त लगाया। तो वही बात है कि बॉडी को आप अंदर डुबाए, नीचे एमजी लगा और ऊपर बायसी लगा। अब इसको ऊपर उठाना है आपको, तो आपको एमजी नहीं लगाना होगा, एमजी माइनस बी लगाना होगा। यानी इतना डिक्रीज हो गया कि नहीं आपके लिए? आप इसको उठाइएगा तो इतना डिक्रीज हो गया ना। यानी जो बॉडी को आप पानी के अंदर डालते हैं या कोई लिक्विड के अंदर, तो जो उसके वेट में डिक्रीजमेंट होता है, उसका वेट जो घट जाता है, वही बायंसी होता है। वही क्या होता है? बायंसी होता है। तो बायंसी लिक्विड हो गया, वेट ऑफ बॉडी बटा लॉस इन, अब हम इसको फिर से डाल दिए वाटर, तो वाटर में डाले तो फिर लॉस होगा, तो लॉस इन वेट कितना हो जाएगा? ये भी बायंसी इन वाटर हो जाएगा। क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ, वेट ऑफ बॉडी था इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, यानी जितना डिक्रीज हुआ वही बायंसी हुआ वाटर। यानी यहां जो लॉस इन वेट हम लिख रहे हैं, यानी लॉस इन वेट जो लिक्विड में बायंसी लग रहा वो है, तो ये वेट ऑफ बॉडी इन एयर है, और ये वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड है। उसी तरह से यहां वेट ऑफ बॉडी इन एयर है, ये वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो जो डिक्रीज हुआ वो मेजर हो गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, अब जो है इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड कीजिए लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड बटा लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरा, देखते हैं ये आता है कि नहीं रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी लिक्विड का। तो यहां आएगा तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड मत समझिएगा, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड है ना, वेट ऑफ बॉडी माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, यानी ये बायंसी की बराबर है, ये बायंसी इन लिक्विड, आई बायंसी इन वाटर। तो बायंसी क्या था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी mdg इन लिक्विड बटा mdg इन वाटर। तो ये g से तो g कैंसिल होगा, g को तो लिक्विड वाटर से कोई लेना देना है कि g भी लिक्विड पे डिपेंड करता है वाटर पे नहीं। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड करता होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बटा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए तो कौन वॉल्यूम हटा रहा है? ये बॉडी ही ना दोनों केस में वॉल्यूम हटा रहा है, तो ये बॉडी जो हटा रहा है तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही ना हटाएगा, यानी दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, दोनों वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है। दोनों किसके बराबर है? तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर है, तो वी बॉडी। अब देखिए तो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी का भी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं उसको? रिलेटिव डेंसिटी। तो आप इस तरह से डायरेक्ट किसी बायंसी का उपयोग करके किसी सॉलिड का भी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। चाहे आप एक यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में एक ईंटा पड़ा हुआ, आप चाहते हैं कि ईंट का जो है आप रिलेटिव डेंसिटी पता करें। इसी तरह से सोना का जो बिल्ली था जिसका प्यूरिटी पता किया गया था, इसी तरह से पता किया गया। तो
कि सोना का जो बिल्ली है उसकी डेंसिटी कितनी है और सोना जो एक्चुअल सोना है उसकी डेंसिटी कितनी है। दोनों का डेंसिटी लगभग मैच करना चाहिए, जो भी हो अप्रॉक्सीमेटली, जो भी 22 कैरेट का जो भी गोल्ड होता है वो कितना परसेंट प्योर होता है, 97 या 91 जो भी होता है परसेंट, उसको तो आप निकाल सकते हैं कि 24 कैरेट 100% प्योर माना जाता है। तो 24 में 22 ग्राम सोना, इसलिए एक में, इसीलिए 100 में आप इतना निकाल सकते हैं, जितना परसेंट आया उतना परसेंट सोना होता है। तो जब हम यहां आते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी, अभी देखे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी का हम लोग निकाल सकते थे कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर बटा लॉस इन वेट व्हेन डिप्ड इन वाटर। यहां किसी लिक्विड का भी निकाल रहे हैं, लेकिन हमको कोई भी एक बॉडी चाहिए, इसके वॉल्यूम से कोई लेना देना था, वॉल्यूम तो ऊपर नीचे कटिए गया, तो कोई वॉल्यूम ले, हमको वॉल्यूम मेजर करने का कोई जरूरत नहीं है। तो पहले इस बॉडी को एयर में तौल लेंगे, फिर उसको बॉडी को इस लिक्विड में तौलेंगे, इस बॉडी को इस वाटर में तौलेंगे, जो लॉस इन वेट होगा उसका रेशियो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगा। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको पता हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी पता हो गया, अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो सिंपल रिलेटिव डेंसिटी गुना डेंसिटी ऑफ वाटर कर देना है। और अगर 1 ग्राम पर सीसी सीजीएस में तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर एसआई में तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ हो तो इसका मतलब समझना है कि डेंसिटी सीजीएस में दिया हुआ है कि नहीं है, क्योंकि तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा। तो इस तरह से हम लोग लगभग, ये एक्चुअल में एक फ्लूइड नाम का चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक्स, उसका ये चैप्टर, इसका टॉपिक है ये सब, और ये सब आगे पढ़नी होती है फोर्स वगैरह पढ़ने के बाद। लेकिन आपका बुक है इस तरह का कि उसमें अभी दिया है, तो हम लोग को अभी डिस्कस करना पड़ रहा है। तो अभी डिस्कस करना पड़ रहा है। अब जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपका जितना भी टॉपिक था उससे ज्यादा हम डिस्कस कर दिए, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको बना लीजिएगा। अब 8th क्लास में पहला चैप्टर एक मैटर करके भी दिया हुआ है, जो एक्चुअल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हम पुरुषोत्तम सर को देखे हैं, वो पढ़ा रहे थे, तो एक्चुअल में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी हमारे भी किताब में दिया हुआ है तो हम भी डिस्कस कर देते हैं। उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें सबसे पहले मैटर की बात, तो मैटर की बात है, तो मैटर हम किसको कहेंगे, तो दोज थिंग्स हैविंग मास। सबसे पहला मैटर का डिफिनेशन है कि उसमें कुछ मास होना चाहिए, एंड मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस, और वो कुछ स्पेस देना चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। यानी मैटर में दो इसका प्रॉपर्टी एकदम निश्चित होना चाहिए, इसमें मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। फिर आते हैं कि मैटर बना क्या चीज का होता है, तो मैटर या तो हम कह सकते हैं एटम्स का बना हुआ है या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। लेकिन एटम्स जो है जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ऑलवेज कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, और इनका एक कंबाइन स्टेट होता है मॉलिक्यूल, मतलब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम मिलके O2 बनाता है, और ऑक्सीजन इसी रूप में ना पाया जाता है, इस रूप में तो पाया नहीं जाता है। Cl प्लस Cl मिलके Cl2 बनाता है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके H2O वाटर बनाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एटम्स फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी न किसी रूप से कंबाइन के रूप में इस्टेब्लिश करता है। जैसे आप आयरन करते हैं, तो आयरन में बहुत सारे आयरन एटम्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, बहुत सारे आयरन एटम आपस में जुड़ के मेटालिक बॉन्ड से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। यानी एटम्स कभी भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है। ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, इनके प्रॉपर्टीज में आप बोल सकते हैं कि ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनके बीच स्पेस होता है। देखिए दो एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो जब भी दो स्फीयर को आप सजाइएगा या बहुत सारे स्फीयर को सजाइएगा,
इस तरह से आएगी। ये एक पैकिंग होगा और दूसरा पैकिंग इस तरह से होगा। ये एक हुआ और ये इसको वॉइड कहते हैं। इसमें यहां पर से इसमें इस गैप में से तो देखिए, तो यहां गैप ज्यादा है कि यहां गैप ज्यादा है? तो यहां गैप ज्यादा है, तो इसको लूज पैकिंग कहते हैं, लूज पैकिंग। इसको टाइट पैकिंग करते हैं, कॉम्पैक्ट। ये सॉलिड ज्यादा हार्ड होगा, ये सॉलिड थोड़ा सॉफ्ट होगा, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एटम्स मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होता है। ये स्पेस जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी घट जाएगी, ये स्पेस जितना कम होगा डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं। आप सॉलिड के मोशन को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, और जैसे ही इसको हीट आप देते हैं वैसे ही ये वाइब्रेशन और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो इस तरह का वाइब्रेशन, जैसे आप एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे धक्का दीजिए, यहां से ऑसिलेट करेगा, और कस के धक्का दे दीजिए तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। यानी जितना ज्यादा इसको काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी² भी, जितना स्पीड उसका जितना ज्यादा दीजिएगा वो उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये मैक्सिमम उतना ज्यादा जाएगा जितना ज्यादा स्पीड दीजिए। तो यहां पर भी जब आप एनर्जी देते हैं तो इसका स्पीड बढ़ता है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन ये पार्टिकल तो यही मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करेगा ना, ये भी पार्टिकल यही मीन पोजीशन के आसपास। तो ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि दोनों के मीन पोजीशन बीच का दूरी कैसे बढ़ जाता है, तब ना मेल्ट कर जाता है। तो हालांकि हम लोग यही कहते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस में बदल जाता है। लेकिन वो बाद की बात है। तो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, ये तो सॉलिड की बात हो गई। जब आप लिक्विड की और गैस की बात करते हैं, इसमें मोशन की बात करते हैं, तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होता, इसमें जिगजैग मोशन होता है। इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउनियन मोशन होता है। तो इसका देखिए, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो आप जब टॉर्च जलाते हैं रात में, या देखते हैं कि कभी किसी छेद से सन का प्रकाश, सन रे आ रहा होता है, तो आप जब सन रे आता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स को बहुत ऐसे 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 मूव करते हुए देखते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप देखते हैं कि कहीं पानी रखा रहता है बर्तन में, और यहां लाइट आता है और यहां से टकरा के छत पे जाता है, यहां से टकरा के छत पे जाता है। तो आप देखते हैं कि छत पे जो लाइट पड़ता है वो ऐसे 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 करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसको अगर आप इसको ऐसे मार देते हैं हाथ से, इसको वाइब्रेट करा देते हैं, तो वो ऊपर एकदम बहुत तेजी से करने लगता है। तो वो उससे भी है कि लाइट रे जो है कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल मोशन में है तो इसलिए लाइट रे जिधर तिधर रिफ्लेक्ट होता है तो हमको ऐसे 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 करता हुआ दिखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मोशन है। फिर कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी आप समझ सकते हैं बेसिक। आप कपड़ा डालते हैं पानी में, कपड़ा पूरा भीग जाता है। किसी बर्तन में पानी रखते हैं, बर्तन का दीवार भीग जाता है। यहां देखिए जैसे हम लिख रहे हैं, तो ये सट गया कि नहीं मॉलिक्यूल, आखिर यहां उछल कैसे गया? तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और इनमें दो तरह के टाइप्स के फोर्स होते हैं, कोहेसिव और एक एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स जो होते हैं वो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स लगते हैं, और एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल लगते हैं। जब आप देखते हैं कि ये जो इंक ये जो है, तो इंक हम इधर से भरते हैं, वो अपने से ऊपर से नीचे आता है, अपने से। तो इंक मॉलिक्यूल के बीच जो है वो एक सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो कोहेसिव लगा। लेकिन ये जो हम यहां पर लिख रहे हैं, बोर्ड और इंक मॉलिक्यूल की जो सट गया आपस में, इसमें लगा एडहेसिव। इस फोर्स का नाम है एडहेसिव। तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स। फिर चेंज ऑफ स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। इसका डिफिनीशन भी होगा कि जब भी स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर तो कहेंगे मेल्टिंग को कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फ्रीजिंग को जब लिक्विड सॉलिड में चेंज करता है कांस्टेंट टेम्परेचर बोलना जरूरी है। डिपोजिशन डायरेक्ट गैस से सॉलिड,
सब्लिमेशन, डायरेक्ट सब्लिमेशन भी कहीं कहीं डिपोजिशन को लिखा हुआ रहता है। यहां पर एक बात हम आपको समझाएं, इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन थोड़ा समझा दें। आज ये लास्ट लेक्चर होगा इसका रिवीजन का, ये दोनों चैप्टर आपका। तो वेपोराइजेशन क्या है? तो वेपोराइजेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर हम कह सकते हैं। वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक तो यही डिफिनेशन बच्चा वाला दे सकते हैं कि जिसपे कोई बॉइल करता है, लिक्विड बॉइल करता है, लेकिन यहां एक्चुअल में टेम्परेचर होता है कि ये होता है कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। जैसे ये कोई लिक्विड को आप गर्म कर रहे हैं, यहां लिक्विड है, धीरे धीरे यहां वेपर जमा शुरू होता है, ये एटमॉस्फेयर है। ये वेपर जमा होते 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 धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे ही ये प्रेशर इसके बराबर हो जाता है, वैसे ही ये बॉइल करना शुरू कर जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी में आप सोचिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बढ़ा दीजिए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दीजिए, तो इसको बढ़ने में और ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। आपको यहां 2 क्वेश्चन का जवाब है। आप घर में प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में हम उसको टाइट कर देते हैं, उसके चारों तरफ का प्रेशर ही बढ़ा देते हैं। इस लिक्विड के चारों तरफ का प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो ये लिक्विड 100 डिग्री पे नहीं होके 150 डिग्री पर बॉइल करता है। अब नॉर्मल में क्या हो, नॉर्मल में हम क्या बोले कि जब ये बॉइल करना शुरू होगा तो जब तक कि पूरा वाटर वेपर में नहीं बदल जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप नॉर्मल में खाना कितना में बनाइएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि बॉइल 100 डिग्री पे होगा। तो जब तक 100 डिग्री से पूरा वेपर नहीं बन जाएगा, 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। लेकिन जब प्रेशर कुकर में आप खाना बना रहे हैं तो सर्टेन 100 डिग्री से तो ऊपर ही बना रहे हैं आप, जितना पे बना है हमको पता नहीं है, 120 पे बना रहे हैं, 150 पे बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा पे बनाएंगे तो जल्दी खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी तरह से हम कहते हैं कि पहाड़ पर जाते हैं तो खाना लेट से बनता है। तो पहाड़ पर क्या होता है, जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, तो जब घट जाता है तो लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है, वाटर तो जल्दी, यानी 80 डिग्री 70 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। तो जहां खाना आप 100 डिग्री पर बना रहे हैं तो वहां 70 डिग्री बनाइएगा तो खाना तो देर से बनेगा ना। ये चीज होता है। अब आते हैं इवेपोराइजेशन। ये क्या है? तो इवेपोराइजेशन एक प्रोसेस है। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस होता है। इवेपोराइजेशन प्रोसेस है, ये भी वही प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है। यही कूलिंग इफेक्ट जो होता है ना, यही देता है कूलिंग इफेक्ट। आप नहा के लिखते हैं, आपको निकलते हैं, आपको ठंडा लगता है, क्यों? कि नहा के निकलते हैं और यहां से वाटर इवेपोरेट होता है। एनर्जी कहां से लेता है? आपके बॉडी से। तो आपके बॉडी से एनर्जी लेता है, तो एनर्जी आपके बॉडी से बाहर फ्लो होता है, तो आपको ठंडा लगता है। तो इवेपोराइजेशन क्या है? जैसे देखिए कोई बर्तन, मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में, मॉलिक्यूल हमेशा, ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल मोशन में, सरफेस वाला मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल आके टकराया,
तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी इसको दिया, अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हुआ कि बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। इस तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहता है और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इसको दिया, काइनेटिक एनर्जी बाहर, यानी एनर्जी का लॉस होता रहता है। एनर्जी का क्या हो जाता है, तो एनर्जी का लॉस जैसे होगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो इवापोराइजेशन है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है, कूलिंग। अब यही है, इवापोराइजेशन बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा तो इवापोराइजेशन बहुत फास्ट होगा। ड्राई एयर रहेगा, मतलब एयर में मॉइस्चर नहीं रहेगा, यानी पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा तो ज्यादा होगा। और वही मॉइस्चर अभी बरसात में देखिए कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, तो वही, क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है। नमक रख दीजिए अभी बाहर ऐसे खुला में, तुरंत उसमें पूरा देखिएगा पानी हो जाएगा। क्या, तो एयर में इतना मॉइस्चर है कि सारा मॉइस्चर नमक में चला जाता है, नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से इवापोराइजेशन। एक बात यहां पर और चर्चा हम कर देंगे, ये लास्ट चर्चा होगा इस पूरे टॉपिक का, वेपर और गैस। वेपर गैस, देखिए एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है स्टेट वेरिएबल्स। पहले भी शायद चर्चा किए होंगे। स्टेट वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल हम किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड को, जो भी वैसे क्वांटिटी जो वैरी करे, फोर्स को, टाइम को, ये सब वैरी करता है। तो स्टेट वेरिएबल्स वैसे हुए कि वैसे दोज क्वांटिटीज which determines the state of a material, यानी जो किसी मटेरियल के स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। इसमें जनरली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आप देखें कि हम कहते हैं घर में हमारा एलपीजी सिलेंडर उपयोग होता है, तो एलपीजी सिलेंडर में हम बहुत हाई प्रेशर से लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, उसको भरते हैं तो लिक्विड बन जाता है। तो हाई प्रेशर में लिक्विड बना कि नहीं बना, यानी ये जो लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो इधर टेम्परेचर बढ़ाइए तब बनेगा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वॉल्यूम भी बढ़ाइए तब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड होगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दीजिए तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो ये स्टेट वेरिएबल्स होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ ए गैस कैन नॉट चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी इस टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके, घटा करके आओ या बढ़ा के आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते। घटा के प्रेशर बढ़ा के उसको लिक्विड में नहीं बना सकते, तो उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जो भी जो होता है सबस्टांस, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उसका टेम्परेचर है तो गैस कहलाता है, नीचे है तो वेपर कहलाता है। यानी ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वातावरण में, इसको आप कितना दबा दीजिएगा ये लिक्विड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर जो भी 25 डिग्री है उसके लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे देखते हैं वाटर वेपर, आप सिंपल एगो थाली वगैरह आगे रख देते हैं वेपर के, तो वो वाटर में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत नीचे है, क्रिटिकल टेम्परेचर से। लेकिन अगर उसी को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर प्रेशर वगैरह कितना हो दबा दीजिए तो वो लिक्विड में बदलने वाला नहीं। तो ये आपका था रिवीजन, जो दोनों बुक से थे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो डाल दीजिएगा। और अब हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर का सॉल्यूशन रह गया था, तो सॉल्यूशन में आएंगे। वेक्टर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए।